प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो शुरू करते हैं कहानी का तीसरा भाग। रोहन सानिया से कहता है, मैं उस समय सिर्फ 5 साल का था और उस रात को जो कुछ भी हुआ वह मुझे अभी भी इस तरह से याद है कि मानो वह कल रात की ही बात हो। उस रात को अचानक मेरी नींद खुल गई और मैं उठा तो देखा कि कमरे में कोई नहीं है। एक 5 साल का बच्चा रात को अंधेरे कमरे में अकेले उठे और देखे कि उसके मम्मी पापा कमरे में नहीं हैं तो वह नॉर्मली रोने लगता है। लेकिन पता नहीं उस रात को ऐसा क्या था कि मैं ज़रा भी रोया नहीं। मैं मम्मी को ढूंढने के लिए बिस्तर से उठा और मैं कमरे के गेट तक पहुंचा तो मुझे बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैंने हल्का सा गेट खोला तो देखा कि पापा और चाचा मेरी माँ को ऊपर सीलिंग से लटक रही रस्सी पर लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी माँ के हाथ बंधे हुए हैं, उनकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे, जैसे उन्हें फर्क ही ना पड़ रहा हो कि उनका पति उनके साथ क्या कर रहा है। वो एक जिंदा लाश की तरह खड़ी हुई थी, जैसे अपनी मौत का इंतज़ार कर रही हो। कुछ देर बाद पापा और चाचा दोनों उनको लटकाने में कामयाब हो जाते हैं और स्टूल को हटा देते हैं। कुछ ही देर में मेरी माँ की सांसें टूट जाती हैं। माँ तो जैसे पहले ही मर चुकी थी, बस उनके शरीर को ख़त्म करना बाकी था। उस समय मेरी माँ को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मानो ना उन्हें कोई दर्द हो रहा हो और ना ही कोई पीड़ा, बस वो मौत का इंतज़ार कर रही हैं। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, सिर्फ एक शून्य था। मैं वहीं खड़ा अपनी माँ को मरते हुए देखता रहा और फिर मैंने गेट बंद किया और वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। मैं तब भी बिल्कुल नहीं रोया, ना ही मुझे ज़रा सा भी डर लगा। उल्टा उस अंधेरे कमरे में मुझे लगा कि यहाँ मैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हूँ। मुझे लगा जैसे वो शून्य जो मेरी माँ के चेहरे पर उस वक्त था, कहीं मेरे अंदर आ गया है। मुझे किसी भी तरह की कोई भावना का एहसास ना हुआ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं तुमसे नहीं मिला था। मुझे लगने लगा था कि वही शून्यता और वही अंधेरा मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुके हैं। रोहन फिर सान्या की तरफ देखने लगता है। कुछ क्षण दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। फिर रोहन कहता है, सान्या, मैं जब तक तुमसे नहीं मिला था मुझे बस यही लगता था कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा, कभी पूरा नहीं हो पाऊंगा। उस रात एक खालीपन मेरे अस्तित्व में जाकर मिल गया था और मैंने अभी तक अपने जीवन में जो किया वह सिर्फ उस खालीपन को भरने के लिए किया, लेकिन वो जगह कभी नहीं भर पाई। फिर मुझे तुम मिली और मुझे लगने लगा जैसे वो खालीपन अपने आप ही भरने लगा है। रोहन सान्या के बिल्कुल नज़दीक आकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। सान्या उसके कंधे पर सिर रख लेती है। रोहन कहता है, सान्या, मैंने शादी पापा के प्रेशर में की थी, लेकिन मैंने अगर किसी से प्यार किया है तो वह सिर्फ तुम हो। मैं अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दूंगा। सान्या रोहन के और करीब आ जाती है और रोहन भी अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखकर अपनी बाहों में उससे भर लेता है। फिर सान्या बोलती है, तुम सच में अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दोगे? रोहन, हाँ, और क्या ऑप्शन है मेरे पास? सान्या कहती है, और अगर मैंने शादी से मना कर दिया तो वो भी जाएगी और मैं भी नहीं मिलूंगी। श्योर, ये कहकर सान्या हंसने लगती है। रोहन कहता है, अब तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुम्हें अब मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर सान्या रोहन के और करीब बैठ जाती है, मानो वह रोहन में ही अपने आप को मिला देना चाहती हो। रोहन, अच्छा एक बात बताओ, यह प्रेगनेंसी वाली बात तुमने किसी को बताई है क्या अभी तक? सान्या कहती है, नहीं, अभी तक तो किसी को नहीं बताई। रोहन कहता है, और आज यहाँ मेरे आने की बात ये भी किसी को बताई है? सान्या, अरे किसी से कुछ कहने का टाइम ही नहीं मिला, सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ। तुमने सही याद दिलाया, मैं घर पर फ़ोन करके बता देती हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ। सान्या अपने पर्स से फ़ोन निकालने लगती है। रोहन कहता है, अरे रुक जाओ, अभी कर देना, थोड़ी देर में बैठ तो लो शांति से पहले। रोहन सान्या से कहता है, सान्या, तुम्हें पता है मैं हमेशा एक बात सोचता रहता हूँ। उस रात मेरी माँ बिल्कुल असहाय थी, विवश थी। उसका जीवन पूरी तरह पापा की इच्छा पर निर्भर था, मानो उस समय माँ के लिए पापा ही भगवान हो गए हों।
मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि किसी के ऊपर इतना निर्भर होना कि किसी दूसरे इंसान का जीवन या मरण सिर्फ आपकी इच्छा पर निर्भर हो, कैसा होता होगा यह अनुभव। सान्या रोहन की तरफ देखती है। रोहन के चेहरे पर अचानक एक तेज आ जाता है कि सान्या ने भी वो कभी नहीं देखा था। सान्या, रोहन यार अब बस करो ये डिप्रेसिंग बातें, कुछ रोमांटिक बातें करो ना। रोहन सान्या की तरफ देखता है और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। उसका एक हाथ जो अब तक सान्या के कंधे पर था धीरे धीरे सान्या की गर्दन पर आ रहा है और उसकी जकड़ और भी मजबूत होती जा रही है। सान्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे हैं। रोहन का हाथ सान्या की गर्दन तक पहुंच गया है और उसको जकड़ते जा रहा है। सान्या, रोहन छोड़ो, क्या कर रहे हो मुझे। लेकिन रोहन की पकड़ हर एक गुजरते क्षण के साथ मजबूत होती जा रही है। सान्या को सांस लेने में तकलीफ होती जा रही है। वह देखती है कि रोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक है और वह उसकी आंखों में पहली बार उस दरिंदगी को देख पाती है जिसे रोहन ने अब तक छुपा रखा था। सान्या पूरी तरह सांस नहीं ले पा रही है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही है, लेकिन रोहन की पकड़ कमज़ोर नहीं होती। रोहन को ऐसी अनुभूति हो रही है कि मानो वह इस सृष्टि का निर्माता हो। अभी जो उसने सान्या को भगवान वाली बात बोली थी वो उसे महसूस कर पा रहा था। सान्या छटपटाती रहती है। उसकी असहाय दशा रोहन को और भी ज़्यादा पुलकित कर रही है। रोहन चाहता था कि बस यह खेल निरंतर चलता रहे, क्योंकि जब तक सान्या के शरीर में जीवन का एक भी कतरा बाकी है उसकी जान तब तक रोहन के हाथों में है। लेकिन करीब 2-3 मिनट में ही सान्या के शरीर ने हार मान ली और उसने अपने प्राण त्याग दिए और यह मौत का खेल सान्या की मृत्यु के साथ खत्म हो गया। या यूँ कहें कि यह तो बस इस खेल की शुरुआत थी। अभी यह खेल कई बार और खेला जाना था। रोहन के सामने सान्या का मृत शरीर पड़ा हुआ था और रोहन का रोम रोम एक अजीब से नशे में मदमस्त हो रहा था। शायद ऐसे ही व्यक्ति को मनोरोगी या अंग्रेजी में साइकोपैथ कहते हैं। प्रिय दोस्तों, इसी तरह बने रहिए कहानी में मेरे साथ। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।